गेट खुला हुआ था। वो खुद में बड़ी मुश्किल से हिम्मत पैदा करते हुए अंदर दाखिल हो गई। वो ये सब मजबूरी के तहत कर रही थी, मगर फिर भी उसका दिल बेचैन और नादिम था। कदम मन मन भर के हो रहे थे। ये तजर्बा उसके लिए नया था। वो क्या, उसके अलावा कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो इतनी ही बेहौसला और खौफजदा ही होती। वो वहाँ मौजूद सिंगल सीटर सोफे पर टिक गई और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। ये एक अपार्टमेंट था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कभी कभी ही कोई शाज़ो नादिर ही इधर आता होगा। पूरा अपार्टमेंट गर्दो धूल और मट्टी से अटा हुआ था, जो उसकी नफीस तबीयत पर गिरां गुजर रहा था। फर्नीचर के नाम पर लाउंज में बस 2 ही सोफे मौजूद थे, बाकी पूरा डाइनिंग एरिया खाली था। लाउंज से मुल्हिका 2 दरवाजे थे, शायद बेडरूम के थे, लेकिन वो दोनों ही दरवाजे बंद थे, जबकि किचन लाउंज में ही बनाया गया था। एक सिंक और 2 ऊपर की तरफ लगे कैबिनेट पर मुश्तमिल ये किचन किसी भी किस्म के बर्तन और चूल्हे से बेनियाज इस बात की गवाही दे रहा था कि उसका शक 100% दुरुस्त है। यह अपार्टमेंट किसी की मुकम्मल रिहाइश में नहीं था। वो वहशत ज़दा सी उठ खड़ी हुई। लम्हे भर में उसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी का पता देने लगी। अबाया झाड़ती वो तेज़ी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे फ़िलहाल यहाँ से जाने में ही अपनी आफियत नज़र आ रही थी। वो पल भर में लरस कर रह गई, लेकिन इधर रहकर जो होता उसके साथ, ये सोच भी उसकी जिस्म और रूह को फना कर देने के मुतरादिफ थी। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा अबूर करके बाहर निकलने को थी, लेकिन इधर वो कदम दरवाजे से बाहर निकालती जब न जाने कहाँ से वो दरवाजे के बीचों बीच दीवार बना हाइल हो चुका था। सामने मौजूद शख्स को देखकर वो बेतरह से सहमी थी। 2 कदम खुद ब खुद पीछे खिसके थे। अरे अरे बेबी, अभी तो आई हो और बगैर मुझे अपना दीदार का शर्फ बख्शे कहाँ चली माय डियर वाइफ? मैं तो तुम्हारे नोखेज़ हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने का पूरा पूरा हक रखता हूँ। प्लीज़ मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना करें, तो फिर किससे करूँ ऐसी बातें? वैसे तुम मेरी हो ना जाने मन, तो बीवी से ही करूँगा ना यार, और किससे करूँगा ऐसी बातें? मायनी खेस से उसका अबाया में ढांपा वजूद देखकर वो कमीनगी और ढिठाई की तमाम हदूद पार कर चुका था। मैं आपकी वाइफ नहीं, मनकूहा हूँ फ़िलहाल। बेहतर है कि आप मुझे वो तस्वीर जल्द से जल्द दिखा दें जिनका आपने फ़ोन पर जिक्र किया था। वो हथेली फैलाकर बरहमी से बोली। मर्द का ये कौन सा रूप था जो छोटी सी लड़की सहम ही तो गई थी। अरे मेरी कमसिन खिलती कली, मेरी भोली बीवी, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी मासूमियत पर, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी मासूमियत पर। आपको समझ नहीं आ रही? मुझसे दूर रहें। और मुझे वो तस्वीरें, वो उसके हाथ अपने शानों से झटकती कुछ और भी फासले पर जा खड़ी हुई। ओ हाँ, वो तस्वीर तुम खुद ही देख लो, और ये भी देख लेना कि जो लिबास तुमने ज़ेब तन किया है उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, वरना बाद में तुम्हें ही शिकवा होगा जब सबकी नज़रों से वो पिक्चर्स गुजरेंगी। वो बुरे तरीके से उलझ गई थी। उसके सामने कभी किसी ने इस तरह के गलीज़ लहजे में बात नहीं की थी। बाप ने उसको सख्ती से रखा था, हमेशा ज़माने के गर्मो सर्द से बचाने की मुकम्मल कोशिश की थी, मगर ये क्या हो रहा था अब उसके साथ? मैंने कहा ना कि मैं अभी आपकी वाइफ नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भर्रा गया। चलो मान लिया जाने मन कि तुम मेरी मनकूहा हो। वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक ही कह रही थी। जितनी उसकी उम्र थी उस हिसाब से तो वो फिर भी काफ़ी हद तक समझदारी से काम ले रही थी। तो क्या मनकूहा को बीवी बनने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? वो उसकी कम अक्ली पर तमस्कराना लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। सामने मौजूद शख्स, जो कि उसके शोहर के रुतबे पर फाइज था, के चेहरे पर झलकती खबासत को देखकर वो लरज उठी थी। वो छोटी ज़रूर थी, कम उम्र थी, ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों से वाकिफ़ नहीं थी, मगर एक लड़की ज़रूर थी जो खुद पर पड़ने वाली गलत और गलीज़ निगाहों का मतलब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। उसको 2 दिन से ज़हन पर ज़ोर डालने के बावजूद ये याद नहीं पड़ रहा था कि उन दोनों के निकाह के दिन ली गई तस्वीर में से
ऐसी कौन सी तस्वीर हैं जो उसके माँ बाप की इज्जत पामाल करने का बाइस बन सकती हैं। जिंदगी भी ना जाने कैसे कैसे इम्तहान लेने पर बज़िद थी। उससे अभी 3 माह पहले ही तो उसका निकाह हुआ था और ये उसके शोहर से उसकी पहली मुलाकात थी इन 3 माह के बाद। मुझे जाना है वापस, अभी और इसी वक्त। तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे घर के दरवाजे पर तलाकनामा पहुंच चुका होगा। और फिर एक दफ़ा ये तो सोचो कि तुम समेत तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे तलाक याफ्ता बेटी कहलाने के बाद। उस शख्स के अल्फाज थे या बम का गोला, वो सहम सी गई। तुम्हारा दिल का मरीज बाप क्या मुंह दिखाएगा किसी को, जब इस छोटे से मोहल्ले में जान पहचान के लोगों से मिलेगा। और तुम्हारी माँ, वो तो शायद इस खबर को सुनकर ही मर जाएगी। अरे हाँ, आखिर में तुम्हारी बहन भी तो है। वो शायद, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। हो सकता है वो बाकी की ज़िंदगी अपनी माँ बाप की दहलीज पर हमेशा तुम्हारी वजह से लगने वाले धब्बे के बाइस एड़ियाँ रगड़ती रगड़ती बूढ़ी हो जाए। वो सफाकी से कहता ज़बरदस्ती उसको बाजू से थाम कर अंदर वापस लाउंज में लेकर आ गया था। ऐसा लग रहा था उस बेदर्द शख्स के अंदर दिल नाम ही को ना हो। होशियारी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा, जो कि पूरा चाक हुआ था, बूट की नोक से बंद करना वो नहीं भूला था। दूसरी तरफ वो थी जो सिर्फ आज इसी पल यहाँ मौजूद थी कि इस शख्स से, जो कि उसके शोहर के रूप में भेड़िया बना हुआ था, उसे धमकी ही ऐसी दी थी कि उसको आते ही बनी। और अब यहाँ आकर वो सोच रही थी कि कम से कम माँ को तो बता देती। किसी को बताए बगैर आने का नतीजा उसको सामने नज़र आ रहा था। अगर तुम नहीं आई, उसकी समातों में उसकी धमकी सुनाई दे रही थी। अगर तुम नहीं आई मुझसे मिलने, तो तुम्हारे निकाह वाली तस्वीर में कुछ ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं जिनमें तुम्हारे कपड़ों में कुछ कमी देखी है मैंने। और अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ तो मैं वो तस्वीर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और ना आने की सूरत में या किसी को भी बताने की सूरत में अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार हो सकती हो। वो 2 दिन तक मुसलसल खुद से जंग लड़ती रही, मगर फिर मजबूरन माँ बाप और खुद के निकाह को बचाने के लिए यहाँ पर उसके घर ये सोच कर आ गई कि बाकी घर वाले भी मौजूद होंगे उसके, जो लोग निकाह के वक्त थे, माँ और बहन भाई। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। माँ बाप को लाइल्म रखना, ऐसे मामलात में उनको शामिल ना करना सबसे बड़ी गलती थी उसकी। आपके पास मेरी जो भी तस्वीर हैं मुझे बराह करम वापस कर दें। इसके बाद मैं ये रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दूंगी। हाँ ज़रूर, ख़त्म कर देना ये रिश्ता, मगर इससे पहले एक ज़रूरी काम और हो जाए ज़रा। वो सोफ़े पर से धक्का देकर उसको ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर झुका था। ये सब क्या है? वो बुरी तरह से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या, छोड़ो मुझे। अब तक तो कोई तस्वीर नहीं थी तुम्हारी मेरे पास, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हारी इतनी तस्वीरें बनाऊंगा कि तुम देखते ही नहीं थकोगी। मेरी कमसिन और मासूम छोटी सी परी। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था। बिल्कुल, उस वक्त झूठ बोला था, मगर अब सच कहकर उस झूठ को भी हकीकत का नाम ही तो दे रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कहा ना बेबी, उस वक्त तो झूठ बोला था, मगर अब सच करके दिखाऊंगा। सिला बेटा जल्दी करो, तुम्हारे भाई को देर हो रही है। जी अम्मी, बस आई अभी। आज उसका मैट्रिक का आखिरी पेपर था। तैयारी मुकम्मल होने के बाइस वो रिलैक्स होकर तैयारी करने जा रही थी, जब अम्मी की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनकर उसने अपने पुश्त पर बिखरे बालों को जल्दी जल्दी कंघा करके चोटी बनाने की बजाय जूड़े की शक्ल में बांध कर अबाया पहना और स्कार्फ में पिन लगाती बाहर आ गई। अम्मी, मुझे ये नहीं खाना। अंडा पराठा क्यों नहीं देती आप? दानी ने मुंह बिसोरा चाय पापे को देखकर। दानी सिला से 4 साल छोटा था, उससे बड़ी सारा, और सारा से साल भर बड़ी सिला थी। सारा बुखार के बाइस आज घर में थी और सो रही थी, और वो दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ दानी, खा क्यों नहीं रहे? वो माँ के चेहरे पर रकम बेबसी को नोट कर चुकी थी। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए हल्के फुल्के अंदाज में छोटे भाई से वो मुखातिब हुई। आप ही यार, मुझे ये नहीं खाने पापे। आपको पता है ना, अंडा पराठा मुझे अच्छा लगता है।
सुबह के नाश्ते में, वरना फिर स्कूल में भूख लगती है, चाय पापे खा के जाओ तो। वो रूठा हुआ था। अच्छा चलो आज खा लो दानी, आज असल में अम्मी को देर हो गई उठने में, इसलिए चाय पापा दिया है। कल पक्का तुम्हें पराठा ज़रूर दूंगी, मैं खुद बना दूंगी। मगर आप, मुझे तो रोज़ ही अम्मी एक हफ्ते से यही नाश्ता दे रही हैं। नहीं करना मुझे ये नाश्ता। अच्छा चलो आज तो कर लो, फिर कल से जो तुम कहोगे वही होगा, तुम्हें अंडा पराठा ही मिलेगा। उसने अभी फ़िलहाल बात ख़त्म की। अम्मी जान मुझे देर हो रही है, जल्दी करो दानी यार प्लीज़। वो अपना नाश्ता उठाकर जल्दी खाने लगी। इम्तहान का सेंटर चूंकि घर से कुछ ही फासले पर था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी, वरना किराया निकालना भी उस वक्त महीने के आखिर में मुश्किल तरीन हो जाता था उसकी माँ के लिए। सिला के वालिद बशीर अहमद साहब प्राइवेट फर्म में अच्छी मगर दरमियानी पोस्ट पर फाइज थे। सिला के वालिद बशीर अहमद साहब एक प्राइवेट फर्म में अच्छी मगर दरमियानी पोस्ट पर फाइज थे। गुजर बसर अच्छी हो रही थी। एक दिन बाइक पर आते हुए ऑफिस से उनका एक्सीडेंट हुआ। किसी गाड़ी से बुरी तरह टक्कर हुई। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि उनकी बाइक दूर जा गिरी, जबकि उस कार का ड्राइवर उसी वक्त रुके बगैर गाड़ी आगे भगा कर ले गया और बशीर अहमद साहब बेबस वहां पड़े धूल उड़ाती गाड़ियों का नंबर माऊफ होते जहन में महफूज करने की कोशिश करते रहे। जितनी जमा पूंजी थी आयशा बेगम ने सारी शोहर के इलाज में लगा दी। डॉक्टरों ने बशीर अहमद साहब की जान तो बचा ली, मगर वो अपने दोनों पाँव से हमेशा के लिए माजूर होकर रह गए। जॉब चली गई, हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। फिर आयशा बेगम ने एक दिन सिलाई मशीन संभाल ली और वह सिलाई कर कर के अपना और बच्चों और अपने शोहर का, उनकी दवाइयों का हिसाब किताब देखने लगी। मगर ये सब इतना आसान ना था उनके लिए और बाकी सब के लिए भी। यार कबीर के लिए किसी केयर टेकर का इंतज़ाम करना है। मेरे घर से निकलने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। उज़ैफ़ा ने फ़ोन उठाकर इज़मीर के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। इज़मीर उसका चचाजाद भाई था, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। अरे क्या कह रहे हो, अभी कोई 15 दिन पहले ही तो एक केयर टेकर तेरी भाभी ने रखवा कर दी थी। इज़मीर हैरत से बोला, अब भी? यार बस कबीर को समझ नहीं आई। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो जैनी घर में होती है, वो उसकी देख रेख कर लेगी। इज़मीर ने कॉफ़ी की चिस्कियाँ लेते हुए हल पेश किया। यार अभी तो वो छुट्टियों पर है, लेकिन जब वो भी चंद दिन में बिजी हो जाएगी तब। उज़ैफ़ा परेशानी से कहता। अब अपनी चेयर से उठकर इस तरह अंदाज में पुश्त पर हाथ बांधे चक्कर काटने लगा। सही कहा तुमने। और हमज़ा, इज़मीर ने भवें उचकाई, उसकी तो तुम रहने दो। रात दिन जिद, लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी। जैनी से तो अब उसका मज़ीद बदतरीन रवैया हो चुका है। अरे मेरे भाई, रवैया तो उसका किसी से भी कभी ठीक नहीं रहा। तू टेंशन ना ले, वक्त के साथ संभल जाएगा वो। कब संभलेगा? इज़मीर अब वो 26 साल का तो हो चुका है, डॉक्टर बनने वाला है चंद माह में, और कितना बड़ा होगा। वो गुस्सा होने के बावजूद अपने छोटे भाई के लिए हद दर्जा फिक्रमंद था। चलो अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कहता हूँ सैरिश को कि कुछ ना कुछ हल निकाले। कोई ना कोई केयर टेकर का इंतज़ाम हो जाएगा एक आध दिन में। अगर ऐसा हो जाए तो इज़मीर, तो मैं तेरा फिर से एक दफ़ा शुक्रगुजार हो जाऊँगा। उज़ैफ़ा कुछ हल्का फुल्का हुआ। इज़मीर के लब मुस्कुरा रहे थे जैसे पेट में कोई सवाल कुलबुला रहा हो। उज़ैफ़ा यार एक बात तो बताओ, अब कौन सा नंबर होगा केयर टेकर का ये वाला? लहजे को संजीदा बनाने की नाकाम कोशिश की गई। मेरे ख्याल से 7वां नंबर है ये। उसके चेहरे की मुस्कुराहट नोट किए बगैर सिगरेट सुलगाते हुए वो बोला, लेकिन जैसे ही इज़मीर के चेहरे पर नाचती मुस्कुराहट देखी तो खुद भी सुलग उठा। यार तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मैं कितना परेशान हूँ तू नहीं जानता क्या? तो क्या परेशानी है? हर दफ़ा की तरह अपनी परेशानी मेरे सर मंड के खुद किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की साइट देखने निकल जाएगा, इंजीनियर जो ठहरा। अच्छा चल अब खाना मंगवा कुछ, मेरा पेट खाली है। सुबह सैरिश काफ़ी खुशगवार मूड में उठी थी, इसलिए तंज का नाश्ता ही करके आया हूँ। सहरिश भाभी सलाम आपको, यही होना चाहिए था तेरे साथ, कहका लगाते हुए वो बोला। वो हंस दिया और ये काम एक ऐसा काम था जो ज़ैफ़ा कभी कभार करता था, और ज़ैफ़ा की परवरिश उसके नाना और मामू ममानी के हाथों हुई थी। वो और हमज़ा अपने माँ बाप की दो ही औलादें थीं। 7 साल की उम्र में एक दिन एक बहुत अजीब सा वाक़या पेश आया जो कि सबको हिला कर रख गया।
हंसती बसती जिंदगी हमेशा के लिए कहीं खो कर रह गई। एक रोज़ उनकी माँ उनके लिए सर्दियों की शॉपिंग करने बाजार गई और फिर वो हो गया जिसका कभी तसव्वुर ही ना किया गया था। मरियम को घर से गए सुबह से रात हो गई, मगर मरियम वापस ना लौटी। फिर हर एक अस्पताल, सर्द खाना, पुलिस स्टेशन, हर जगह मरियम के बाप सत्तार शेख ने उसको तलाश किया। हत्ता के मामू ने भी अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, मगर कुछ हासिल ना हो सका। उज़ैफ़ा के वालिद ने भी कई महीनों तक बीवी को तलाश किया, मगर कुछ अता पता ना चला सका। वक्त का काम था गुजरना। कुछ माह बाद उज़ैफ़ा और हमज़ा के बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो हमेशा के लिए अब्रॉड में शिफ्ट हो गया। उज़ैफ़ा के वालिद साहब की दूसरी बीवी ने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था साथ। फिर नाना और मामू मुमानी ने उनको अपने घर लाकर बिल्कुल माँ बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उस वक्त उज़ैफ़ा 7 साल का था, जबकि छोटा हमज़ा 5 साल का। मामू मुमानी ने दोनों भाइयों को सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी सूनी गोद इन दोनों भाइयों के रूप में जो हरी कर दी थी। उज़ैफ़ा और हमज़ा के कदम मामू और मुमानी की ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार और मुबारक शामिल हुए कि खुदा ने उनको शादी के 12 साल बाद बेटी से नवाजा। ज़ीनिश उज़ैफ़ा से 8 साल छोटी थी, जबकि हमज़ा से 6 साल छोटी। मुमानी ने उन दोनों भाइयों को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था। अपनी औलाद हो जाने के बावजूद उज़ैफ़ा के दिल में उनके लिए शदीद मोहब्बत और एहतराम था। ज़ैनी भी उनके लिए बिल्कुल हमज़ा की तरह थी। उसने कभी ये फ़र्क नहीं रखा था ताकि वो उसकी बहन ना हो जैसे। दूसरी तरफ ज़ैनी के होने के बाद हमज़ा मज़ीद खुदसर और बदतमीज़ हो गया था। पहला धचका उसके दिमाग से नहीं निकला था माँ बाप का कि दूसरा उसको मज़ीद बदतमीज़ बना गया। मामू मुमानी हद दर्जा लाड करते उसको, मगर फिर भी उसको लगता जैसे उनकी मोहब्बत में कमी आ गई हो। बदतमीज़ के साथ साथ खुदगर्ज़ भी हो गया था वो। उसके नज़दीक मामू मुमानी अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। वो सिर्फ उज़ैफ़ा के काबू में आता और उसी की बात को अहमियत देता, वरना किसी को भी उसने अहमियत नहीं देनी थी। मुमानी से कुछ मोहब्बत करता या शायद बहुत करता था, तभी ज़ैनी की आमद को बर्दाश्त नहीं कर सका था। दोनों भाइयों में फ़र्क बस इतना था कि उज़ैफ़ा की पर्सनालिटी बहुत सोबर और ऐसी थी कि उसको कोई जज नहीं कर सकता था। खुद में सिमटी फैमिली के लिए जान देने वाला वो इंतहा से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बंदा साबित हुआ, जबकि दूसरी तरफ हमज़ा था जो इंतहा से ज़्यादा मुँहज़ोर, बदतमीज़, खुदसर और चिड़चिड़ी फितरत का मालिक था। कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने मामू मुमानी को कबीर से नवाजा, मगर कबीर ज़हनी तौर पर एक मुकम्मल बच्चा नहीं था। वो ज़हनी तौर पर बड़ा तो हो जाता, लेकिन रहता वही 12 साल का बच्चा। और यही हुआ कि वो आज 26 साल का होने के बावजूद एक 12-13 साल का बच्चा ही रह गया था ज़हनी तौर पर। कबीर का दुख मामू को जैसे जूं की तरह खा रहा था। वो एक दिन अचानक हार्ट अटैक के बाइस अपने खाली के हकीकी से जा मिले। मुमानी भी सदमे से ज़्यादा दिन ना जी सकी और चंद साल बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। रह गए नाना। उनको तो जैसे चुप ही लग गई हो, अपने कमरे तक महदूद होकर रहने लगे। तमाम तर जिम्मेदारी उज़ैफ़ा ने अपने कंधों पर उठा ली थी और एक बाप की तरह कबीर, ज़ैनी और हमज़ा के लिए तनावर दरख्त बन चुका था वो। शोखी तो उसकी जैसे उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसकी माँ लापता हुई थी, लेकिन वक्त ने उसको महज 33 साल की उम्र में ही अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर डाला था। बेटा, तुम्हें कल कुछ लोग देखने आएंगे। वो सब दस्तरखान ज़मीन पर बिछाए रात का खाना खा रहे थे जब आयशा ने अपनी बेटी सिला को मुखातिब किया। ये उनका हमेशा से उसूल रहा था कि खाना सुन्नत के मुताबिक ही खाना चाहिए। अच्छे वक्तों में भी वो ज़मीन पे ही दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे, इकट्ठे बैठकर बाद नमाज मगरिब, और आज भी उनका यही मामूल था। अम्मी, अभी प्लीज़ मुझे किसी के सामने नहीं जाना। अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ना है, अब्बू का सहारा बनना है। पढ़ लिख कर काबिल बनूंगी तो ही तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। मुझे अपने बहन भाई और माँ बाप की ज़िम्मेदारी उठानी है। अम्मी, अभी ऐसी कोई बात ना करें प्लीज़। के इस तरह से नहीं होता सिला। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, और फिर अभी तो बस वो लोग आएंगे, बाकी के सब मामलात तो बाद में ही तय होंगे, बात बन जाने की सूरत में। वो उसकी बात बीच में ही काट गई। मगर अम्मी, अभी तो मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं और आप अभी से, वो रो देने को थी।
बेटा, प्यारी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप के आगे ना नहीं करती। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो अपने मिजाजी खुदा को भी बीच में घसीट चुकी थी। और वैसे भी हम अभी से थोड़ी तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। तुम्हारे इंटर करने के बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे। 2 साल हैं अभी तुम्हारे पास चंदा। और फिर जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो हर एक लड़की को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। क्यों बशीर साहब? आयशा ने टेबल पर खाना खाते हुए अपने मिजाजी खुदा को एक दफ़ा फिर बीच में घसीटा। वो भी इसलिए कुछ नहीं कह रहे थे कि पहले पूरी बात तो सुन लें। बशीर साहब माजूरी के बाइस ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उनकी छोटी सी टेबल दस्तरखान से कुछ ही फासले पर लगा दी जाती थी। भाई, मेरी बेटी जो कहे वही होना चाहिए। आप लोग देख लो, फिर देखते हैं कि क्या फ़ैसला करना है। वो सिला के सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर बोले। वो उनके पास उनकी टेबल के करीब ही बैठा करती थी ज़मीन पर, जबकि दूसरी तरफ दानी और जफ़ा खाना खाते हुए अपने किसी कारनामे पर खी कर रहे थे, बड़ों की बातों से बेनियाज, अपने ही आप में मगन। अपने आप में मगन दोनों बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। मगर जफ़ा इतनी भी मगन ना थी। कान उसके मुकम्मल तौर पर उधर ही लगे हुए थे कि बड़ों में बातें क्या हो रही हैं आखिर। बज़ाहिर वो दानी के साथ मसरूफ़ थी। जानती थी कि अगर ज़रा सा भी कान लगाया मज़ीद या कुछ बोली तो उन दोनों को यहाँ से हटना पड़ जाएगा। और फिर अम्मी के हुक्म के आगे तो किसी की ना चलनी थी। चलो बच्चों, आप जल्दी जल्दी खाना समेट लो और फिर आकर अपने अपने सारे दिन भर के काम बताओ मुझे, क्या क्या किया आज के दिन। बशीर साहब ने नरमी से अपने तीनों बच्चों को देखते हुए मुखातिब किया। खाने के बाद नमाज इशा से पहले तीनों बच्चों को इसी तरह इर्द गिर्द बिठाकर पूरे दिन की किस्से कहानियाँ सुनते, अपनी सुनाते, कुछ पुराने वक्तों की अच्छी अच्छी बातें किया करते। वैसे लड़का करता क्या है, कहाँ का रहना वाला है, ज़ात क्या है उन लोगों की। तीनों बच्चों के जाने के बाद एक दफ़ा फिर कुछ सोचकर वो बेगम से संजीदगी से मुखातिब हुए। लड़का इकलौता है, एक बहन है कि जो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है, और लड़का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके दुबई में अच्छी नौकरी कर रहा है। उन्हें तमाम मालूमात उन्होंने फराहम की। वो तो सब ठीक है, मगर बाहर का रिश्ता है, देखभाल कर लूँ मैं पहले अच्छी तरह से, छानबीन करवा लूँ, फिर लोगों को बुलाओ तुम घर में। बाप थे ना, इसलिए डरते थे। कई खदशात शायद लहजे में आ गए उनके। तमाम तर चीज़ें मुझे बताओ, कहाँ का रहने वाला है। आयशा, फिर ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। अरे नहीं, वो पड़ोसी है ना खाला बाजी, उनकी सगी बहन का बेटा है। माँ बाप है नहीं, बहन आई है भाई के पाकिस्तान आने पर कराची, उसकी शादी करवाने के लिए। अभी सिर्फ वो लोग निकाह करना चाहते हैं, कागजात बनेंगे, फिर रुखसती के बारे में कुछ बात होगी। खालदा? खालदा कौन? उन्होंने जहन पर जोर डालते हुए कहा। अरे वही खालदा जो अभी 6 माह पहले हमारे घर से 2 घर फासले पर शिफ्ट, और उनके बेटे ने तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं कामरान के बारे में। देख लो आयशा, देख लो आयशा, जल्दबाजी मत करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। वो अभी तक मुतमईन नज़र नहीं आ रहे थे। माजूरी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। आप बदफेली तो ना निकालें मेरे। क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैं उसका बुरा चाहूँगी क्या? कल देख के फैसला कर लेंगे। वैसे उनको हमारी सुलह बहुत पसंद आ गई है, और फिर पहला रिश्ता ठुकराना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए मेरी मरहूमा माँ को। कहा करती थी कि पहला रिश्ता अल्लाह की रहमत होता है, उसको बगैर किसी वजह के ठुकराना नाशुक्री है। इस कहावत को अपनी हकीकी ज़िंदगी में अप्लाई मत करो। वो ये सब नहीं मानते थे। वो जो आज बेबस उसी के मुताबिक जिया करते थे। चलें, बस मैं उठ रही हूँ। अब आप बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें और मैं देखूँ कुछ कपड़े हैं सिलने वाले। कल दूंगी तो फिर ही कुछ कल का इंतज़ाम होगा ना मेहमानों की खातिर मदारत के लिए। आयशा उठ खड़ी हुई। उनके लिए यही खुशी काफ़ी थी कि अल्लाह ने उनके घर एक अच्छा रिश्ता भेजा था, उनकी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए। वरना जिस तरह के उनके हालात थे, ऐसे हालात में बेटियों का रिश्ता होना और जहेज़ वगैरह की परेशानी भी एक अलग मसला था। खालदा ने पहले ही बता दिया था कि लड़के वालों ने किसी भी किस्म का जहेज़ वगैरह लेने से इनकार कर दिया है। लड़के को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो बस सीधे साधे सादगी से निकाह करेगा और रुखसत करवा के चंद लोगों की मौजूदगी में सिला को ले जाएगा, और वो अपनी हर तरह से तसल्ली कर चुकी थी।
ज़ेनिश जल्दी से हमज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर गड़ाप से उसके बेडरूम में दाखिल हुई। उसके अंदाज में चोरी पकड़े जाने का खौफ वाज़ेह था। ओए होए, ये तो गुड हो गया। आज तो मैं मौसूफ की तमाम फ्रेंड्स के बारे में जानकर ऐसी हुज़ैफा भाई से मौसूफ की शिकायत लगाऊंगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी इनकी। सबूत के तौर पर पिक्चर्स भी लूँगी। आज सारे अगले पिछले हिसाब बराबर हो जाएंगे हमज़ा साहब, आपके और मेरे। ज़ेनिश उसका लैपटॉप खुला देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज काफ़ी दिन के बाद उसको ये मौका हाथ लगा था। वो लैपटॉप के सामने बैठकर जल्दी जल्दी उसमें इधर उधर फाइल्स में घुस चुकी थी। दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी और यही उसकी सबसे संगीन भूल थी। मेरी जासूसी अगर कर ली है तो मेरा लैपटॉप बंद कर दो ज़ैनी और निकल जाओ मेरे कमरे से। वो उसके सर पर खड़ा खश्मी लहजे में कहता झटके से अपना लैपटॉप उठा चुका था। गुस्से से आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। मैं क्यों करूंगी आपकी जासूसी भला? वो कौन सा डरने वालों में से थी? हमज़ा से खुद ही पंगे लेती थी अक्सर जानबूझकर, ताकि वो गुस्से में ही सही मगर 2 घड़ी उससे मुखातिब तो हुआ करता था, वरना तो वो हमेशा ही उसको देखकर बुरी बुरी शक्लें बनाता। हद तो ये थी कि चेहरे के नकूश में भी तीखापन समो लेता और उसके इस तरह बेदर्दी से इग्नोर करने पर वो कुलस कर रह जाती थी। तो फिर मेरे लैपटॉप में क्या खाने बनाने की रेसिपीज़ देखने का शौक चढ़ाया था तुमको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं खाना बनाने की रेसिपी ही तो देख रही थी ताकि बाद में आपके लिए मज़े मज़े के खाने बना सकूं। वो अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। इठलाकर शोखी से कहती वो उठ खड़ी हुई और अपना एक शाना हमज़ा के शाने से टकराया। अंदाज में लापरवाही वाज़ेह थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? अपनी हदूद में रहो। क्या बेहूदगी है ये? वो सीख पा हुआ था। उसको नफ़रत थी ज़ेनिश की हद से ज़्यादा बोल्डनेस से। ये बेहूदगी नहीं, अपनायत है। और हाँ, याद आया, आपको शायर मोहब्बत भी कहते हैं। ढिठाई से जवाब हाजिर हुआ। शर्म न लिहाज कुछ भी नहीं है तुम में। हमज़ा ने बुरी तरह लताड़ा उसको। जान जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसलिए शर्म को आने से पहले ही मेरे पास उसको टाटा बाय बाय कहने की आदत है मुझे। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से ज़ैनी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर गुजरूं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए तुम्हारी इन खुराफात की वजह से। ओफ, एक तो आपका ये ज़ैनी कहना मुझे रात भर सोने नहीं देता। अब मेरा क्या कसूर है इसमें हमज़ा, बताएं ना। बस बहुत हुआ। जस्ट गेट लॉस्ट ज़ैनी राइट नाउ। स्टुपिडिटी की भी कोई हद होती है। हाय तो आज हो ही जाए आपके सब्र का पैमाना लबरेज। हम भी तो देखें कितने डैशिंग लगते हैं आप। वो ठंडी आहें भर रही थी, लेकिन हमज़ा भड़क उठा था। उसकी कलाई को एकदम से अपनी गिरफ्त में लेकर इंतहाई करख्त लहजे में उससे गोया हुआ। तुम जैसी लड़की मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। तुम अगर आखिरी लड़की भी होगी ना दुनिया की, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो इस उफ्ताद पर एकदम से घबरा गई, मगर फिर भी लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी उसके। क्या किस्मत है मेरी कलाई की जो आपके खूबसूरत हाथ की कैद में है। मुझे भी कैद कर लेना अपना बनाकर, पिंजरे में बंद कर दे। मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें अपना बनाने की मुझे ना ख्वाहिश है और ना ही ज़रूरत। हाँ, पिंजरे की बात है तो चिड़ियाघर खाली करवा कर उसमें एक बड़ा सा पिंजरा तुम्हारे लिए ज़रूर बनवा सकता हूँ। वाह वाह, शाहजहाँ ने तो अपनी महबूबा के इश्क में मकबरा बनवाया था और आप मेरे लिए पिंजरा बनवा रहे हैं, वो भी चिड़ियाघर में। अमेजिंग, ये हुई ना हीरो वाली बात। वैसे हमज़ा आज ही बता दें कि मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे। आज वो दिल की बात दलेरी से ज़ुबान पर ले ही आई। इजहार मोहब्बत सिर्फ मर्द के लबों से अच्छा लगता है ज़ैनी, और अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी मेरे लिए क्या हैसियत है और तुम्हारी इन बेहुदा बातों की भी। वो उसकी कलाई बेदर्दी से थाम कर घसीटने के से अंदाज में उसको कमरे से बाहर लाकर एकदम सामने खड़ा करके दरवाजे के बीच में खुद खड़ा हो गया। ये है तुम्हारी हैसियत मेरे लिए, और आइंदा मेरे सामने मत आना। ये कहकर उसने उसके मुंह पे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर डाला। जालिम इंसान। वो शायद हमज़ा की मोहब्बत में हद से ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। अभी भी आंखों में आंसुओं की बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी उसकी।